एमकॉम फाइनल, EAFM, ऑप्शनल पेपर, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया, इसकी फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई है। सेकंड यूनिट आज स्टार्ट करेंगे हम। सेकंड यूनिट में आपके इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक पॉलिसी, फिजिकल इकोनॉमिक पॉलिसी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक पॉलिसी, कमर्शियल इकोनॉमिक पॉलिसी। कई प्रकार की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं। उनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक नीति। किसी भी देश का तीव्र गति से आर्थिक विकास करने के लिए उसका औद्योगिकरण करना जरूरी है। और औद्योगिकरण केवल उद्योग धंधों के विकास में ही हमें योगदान नहीं देता, बल्कि उससे कृषि, व्यापार, यातायात, विदेशी व्यापार, रोजगार, राष्ट्रीय आय, इनमें भी विकास को प्रोत्साहन मिलता है। राज्य द्वारा औद्योगिकरण की स्वस्थ परंपराएं स्थापित जो की जाती हैं, उसके पीछे उद्देश्य होता है नियंत्रण करना, मार्गदर्शन देना, नियमन करना और तीव्र विकास करना। और उसके लिए उसे क्या निर्धारित करना होता है? औद्योगिक नीति निर्धारित करनी होती है। किसी भी देश की औद्योगिक नीति सरकार की विचारधारा और सिद्धांतों से प्रभावित होती है। औद्योगिक नीति के औद्योगिक विकास का ढांचा तैयार करके देश को स्वावलंबी और समृद्ध बनाना हमारा उद्देश्य होता है। इसलिए सरकार की औद्योगिक नीति जो होती है वो सुपरिभाषित, स्पष्ट और प्रगतिशील होनी चाहिए, जिससे कि उसमें निष्ठापूर्वक हम अर्थव्यवस्था में उसको लागू कर सकें। तो यहाँ हम देखेंगे कि औद्योगिक नीति क्या है। तो औद्योगिक नीति सरकार द्वारा की जाने वाली एक ऐसी औपचारिक घोषणा है जिसके द्वारा सरकार उद्योगों के प्रति अपनाई जाने वाली सामान्य नीतियों का उल्लेख करती है। किसी भी औद्योगिक नीति के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। पहला, सरकार की विचारधारा जो औद्योगिकरण के स्वरूप को निश्चित करती है, और दूसरा, इसको कार्यान्वित करने के लिए नियम और सिद्धांत जो इस नीति के पीछे विद्यमान जो हमारी विचारधारा है उसको निश्चित स्वरूप प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार औद्योगिक नीति एक व्यापक अवधारणा है जो उद्योगों की स्थापना और कार्यप्रणाली के लिए नीति संबंधी ढांचा और मार्गदर्शन हमें प्रदान करती है। तो इस प्रकार से औद्योगिक नीति जो है वो सरकार के द्वारा उद्योगों के विकास और अन्य क्षेत्रों के विकास के लिए निर्धारित की जाती है। औद्योगिक नीति की आवश्यकता क्यों है, इसका क्या उद्देश्य है निर्धारित करने का, और इसका क्या महत्व है, वो हम पढ़ेंगे। प्रत्येक राष्ट्र की आर्थिक नीति का औद्योगिक नीति एक महत्वपूर्ण उपकरण माना जाता है। तो आर्थिक नीतियों में सबसे पहला महत्वपूर्ण उपकरण किसको माना गया है? औद्योगिक नीति को माना गया है। तो औद्योगिक नीति की आवश्यकता, उद्देश्य और महत्व को हम कुछ बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है प्राकृतिक साधनों का उपयोग। औद्योगिक नीति देश में जितनी भी साधन प्राकृतिक तौर पर उपलब्ध होते हैं उनको खोजना, एकत्रित करना और उनका पूर्ण उपयोग करने में हमें सहायता देती है, और इसके माध्यम से ही राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जा सकती है। दूसरा है औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि। औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य देश के औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना भी होता है। औद्योगिक नीति देश के औद्योगिक विकास को गति देती है, जिससे औद्योगिक उत्पादन में तेजी से वृद्धि होती है। तीसरा है आधुनिकीकरण। औद्योगिक नीति औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाकर आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करती है। इससे औद्योगिक क्षेत्र में आधुनिक और नवीन उत्पादन तकनीकों का प्रयोग होता है, और इन तकनीकों के प्रयोग से लागत कम आती है और उत्पादन अधिक होता है।
चौथा है संतुलित औद्योगिक विकास। औद्योगिक नीति देश में कृषि और उद्योगों के संतुलन को बनाए रखने के लिए भी हमें प्रोत्साहित करती है और औद्योगिक नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के संतुलित विकास में भी सहयोग देती है। फिफ्थ है संतुलित क्षेत्रीय विकास। औद्योगिक नीति के माध्यम से ही देश के विभिन्न भागों का संतुलित आर्थिक विकास किया जाना संभव हो पाता है और इस नीति द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की सुविधाओं को बढ़ाकर उनको उपलब्ध करवाकर उनका तीव्र विकास किया जाना संभव होता है। छठा है आधारभूत और उपभोक्ता उद्योगों में सामंजस्य। औद्योगिक नीति के माध्यम से ही हम आधारभूत और उपभोक्ता उद्योगों का में संतुलन स्थापित कर सकते हैं। औद्योगिक नीति के माध्यम से जहां एक और आधारभूत उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित किया जाता है, वहीं दूसरी ओर उपभोक्ता उद्योगों पर भी ध्यान दिया जाता है। तो इस प्रकार हम इन दोनों का संतुलित विकास करके आर्थिक विकास को गति प्रदान कर सकते हैं। सातवां है बड़े पैमाने के उद्योगों और लघु व कुटीर उद्योगों में समन्वय। औद्योगिक नीति जो होती है वो बड़े पैमाने के उद्योग और लघु और कुटीर उद्योगों को समन्वित विकास करने में भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। औद्योगिक नीति के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, इन उद्योगों को प्रतियोगी के स्थान पर परस्पर सहयोगी बनाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र की सीमा निर्धारण। औद्योगिक नीति जो होती है वो निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र की सीमा को भी निर्धारित करती है। औद्योगिक नीति के माध्यम से ही निजी क्षेत्र को उचित दिशा जो है वो प्रदान की जाती है और उस पर पर्याप्त नियंत्रण रखा जाता है। कार्य क्षेत्र निर्धारित होने से निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का अबाध गति से विकास संभव होता है। नेक्स्ट है मधुर औद्योगिक संबंध। श्रम और पूंजी में मधुर संबंध स्थापित करने में भी एक व्यापक औद्योगिक नीति की आवश्यकता पड़ती है और इससे औद्योगिक संबंध क्या होते हैं, मधुर होते हैं, जिसके कारण औद्योगिकरण को गति मिलती है। 10वां पॉइंट है विदेशी सहयोग का राष्ट्रीय हित में उपयोग। औद्योगिक नीति विदेशी पूंजी और साहस को भी आकर्षित करती है। इससे देश के तीव्र औद्योगिक विकास में सहयोग मिलता है और सुविचारित औद्योगिक नीति से विदेशी सहयोग के खतरों पर भी नियंत्रण होता है। उचित औद्योगिक नीति ही विदेशी सहायता का राष्ट्रीय हित में उपयोग कर सकती है। नेक्स्ट हेडिंग है स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत की औद्योगिक नीति। ब्रिटिश सरकार की नीति जो थी वो भारतीय उद्योगों के प्रति उपेक्षापूर्ण थी। हम ये कह सकते हैं कि उपेक्षापूर्ण ही नहीं बल्कि वो विद्वेषपूर्ण भी थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले निर्यात उद्योगों को प्रोत्साहन दिया, लेकिन ब्रिटेन में इस नीति का जो है तीव्र विरोध किया गया। कंपनी ने अपनी नीति में परिवर्तन किया और जब भारत की राज सत्ता ब्रिटिश सरकार के हाथ में चली गई तब यहाँ पर मुक्त व्यापार नीति का पालन किया गया और इस नीति के कारण ब्रिटेन के उद्योगों की जो प्रतिस्पर्धा थी उसमें हमारे जो विश्वविख्यात गृह और लघु कुटीर उद्योग थे वो उनके सामने नहीं टिक पाए और धीरे धीरे वो नष्ट हो गए। भारत के प्रति ब्रिटेन की जो आर्थिक नीति थी उसको टियर्ने ने इस तरह से समझाया कि हमारी आर्थिक नीति का यह सामान्य सिद्धांत हो कि इंग्लैंड का बना हुआ माल भारत में बेचा जाए, जिसके बदले में भारत का कच्चा माल खरीदा जाए। तो इस तरह की पॉलिसी उन्होंने अपनाई और लघु व कुटीर उद्योगों का धीरे धीरे उसकी वजह से पतन होने लगा। प्रथम महायुद्ध काल जब आया तो उसमें इस नीति में काफ़ी परिवर्तन हुआ। युद्ध की आवश्यकताओं के लिए उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया गया, जिसके कारण मतलब 1916 में औद्योगिक संभावनाओं की जांच के लिए औद्योगिक आयोग की नियुक्ति की गई और 1917 में इंडियन एम्यूनिशन बोर्ड की स्थापना की गई और इस बोर्ड ने भी औद्योगिक उन्नति की दिशा में कुछ प्रयत्न किए थे। 1919 में उद्योग को प्रांतीय विषय बना दिया गया
और 1921 में प्रशुल्क आयोग की स्थापना की गई। जो प्रशुल्क आयोग बनाया गया उसकी सिफारिशों के आधार पर ही भारतीय उद्योगों के लिए एक विभेदात्मक संरक्षण नीति अपनाई गई, जिसके अनुसार पूर्व निश्चित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए कुछ चुने हुए उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना उचित माना गया। और द्वितीय महायुद्ध काल में भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिला और युद्ध काल में ही देश के आर्थिक विकास के लिए युद्धोत्तरकालीन पुनर्निर्माण समस्याओं पर विचार करने के लिए औद्योगिक समितियां निर्धारित की गई। इसके बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत की औद्योगिक नीति जो थी उसमें 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था और जनता में नए विश्वास और आशा की लहर आई, लेकिन उस समय की आर्थिक परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। देश विभाजन के कारण औद्योगिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई और जिसके कारण औद्योगिक उत्पादन जो है वो कम हो गया और मूल्य स्तर में काफ़ी वृद्धि हुई और औद्योगिक अशांति बढ़ गई। इस अनिश्चितता और अशांति को दूर करने के लिए 1947 सितंबर में एक औद्योगिक सम्मेलन आयोजित किया गया और इस सम्मेलन में उचित औद्योगिक नीति के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया। साथ ही सरकार के समक्ष उत्पादन और संपत्ति का उचित वितरण करने और देश में उपलब्ध साधनों का समुचित उपयोग करने, केंद्रीय नियोजन और निर्देशन की आवश्यकता, केंद्रीकरण पर रोक, सामाजिक न्याय, उन्नत जीवन स्तर, उद्योगों की 3 श्रेणियों में विभाजित करने की सिफारिश की गई और इन सिफारिशों को मूर्त रूप देने के लिए 1948 में भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई।